ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत में चीतों को दोबारा लाने पर चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर SP यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। विश्व का जमीन पर रहने वाला सबसे फुर्तीला जानवर चीता, जो भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो गया था, इस सप्ताह फिर भारत वापस लौट रहा है। इस ऐतिहासिक प्रजाति पुनर्स्थापन कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ है मेंबर सेक्रेटरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो प्रोजेक्ट चीता को हेड कर रहे हैं, डॉक्टर SP यादव। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो में। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर यादव, क्या आप भारत में चीता को वापस लाने की कार्य योजना के बारे में हमें बता सकते हैं? इस महत्वाकांक्षी पहल के पीछे क्या सोच है और इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, भारत में स्वतंत्रता के बाद ये पहला एक बड़ा मैमल है जो भारत की धरती से विलुप्त हो गया। अंतिम चीता 1947 में देखा गया था कोरिया के जंगलों में, और उसके बाद से जब चीता भारत के जंगलों में दिखना बंद हो गया तो 1952 में पहली बार जब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अब स्पीसीज को विलुप्त घोषित किया जाए। तो 75 साल से अधिक समय हो चुका है, चीता हमारे देश से विलुप्त है, और ये चूंकि एकमात्र ऐसा कार्निवोर बड़ा मैमल है जो विलुप्त हुआ है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे वापस स्थापित करें। तो ये जो प्रयास है चीता को वापस स्थापित करने का, ये अनेक वर्षों से चल रहा था। आप यदि देखें तो चीता शब्द जो है ये संस्कृत के चित्रक शब्द से निकला है। चित्रक का मतलब स्पॉटेड होता है, और चीता जो ये संस्कृत का शब्द है, इसका कोई इंग्लिश में दूसरा नाम नहीं है, पूरे विश्व में चीता के नाम से जाना था। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसको वापस लाना, हमारे देश में पुनर्स्थापित करना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार फिर एक चीता स्थापित करने की एक एक्शन प्लान, एक बृहद योजना बनी। और ये इतना आसान काम नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पहले जब योजना बनी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल हुई और इस पर रोक लगा दिया गया। फिर उसमें बाद में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उस रोक के विरुद्ध याचिका दायर की, और अंतिम रूप से जनवरी 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अफ्रीकन चीता लाने की यहाँ पे अनुमति दी। उसके बाद से कार्यक्रम में तेजी आई। तो डॉक्टर यादव, ये प्रयास फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बहाल करने में कैसे मदद करेगा? इस प्रयास से सभी को क्या लाभ होगा? ओपन फॉरेस्ट, सवाना और ग्रासलैंड्स के लिए ये पहल कितनी महत्वपूर्ण है? चीता एक ग्रासलैंड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, एक कैरिस्मेटिक और अम्ब्रेला स्पीसीज है। यदि ग्रासलैंड इकोलॉजी में आप देखें, यदि चीता उपलब्ध है या सर्वाइव कर रहा है, तो इसका मतलब जो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस वो उसमें बना रहेगा। और इसका जो विलुप्त होने के प्रमुख कारण ये थे कि इसका हैबिटेट का लॉस हुआ, हमारे ग्रासलैंड्स को खेती करने वाली जमीनों में कन्वर्ट किया गया। इसके जो प्रे स्पीसीज थे जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते थे, जैसे ब्लैक बक है, चिंकारा है, इनका शिकार हुआ, चीतों का शिकार हुआ। तो जो इसका एक विशेष हैबिटेट, एक आवास है, वो इससे उसकी क्षति हुई। लेकिन चीता लाने के बाद ये पूरी उम्मीद है कि चूंकि एक कैरिस्मेटिक स्पीसीज है, पूरा फोकस चीते पे होगा, तो पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन इससे होगा। क्या आप हमें दो महाद्वीपों के बीच चीतों के स्थानांतरण की चुनौतियों, जटिलताओं और प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं? इस स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाले दिशा निर्देश क्या रहे? अभी तक जो हमारा अनुभव था एक बड़े कार्निवोर को ट्रांसलोकेट करके, रीइंट्रोड्यूस करके और उसको एस्टैब्लिश करने का, वो टाइगर के बारे में हमारा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से 2005 में टाइगर जब विलुप्त हो गए थे, तो हम रणथंबोर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे लाकर उनको स्थापित किया, और एक सफल प्रयास रहा। न सिर्फ सरिस्का टाइगर रिजर्व में, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश का है, वहां भी 2008 में टाइगर थे वो विलुप्त हो गए थे, और फिर हम उन्हें कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से टाइगर ला के यहाँ पे स्थापित किया। ये अपने आप में विश्व में एक पहली घटना थी जहाँ पे सक्सेसफुली किसी कार्निवोर को, मांसाहारी बड़े जीव को स्थापित किया गया। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस टाइगर रीइंट्रोडक्शन का है, और उस एक्सपीरियंस ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि हम एक इंटरकॉन्टिनेंटल, दूसरे महाद्वीप से भारत में एक कार्निवोर को वाइल्ड से वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करके स्थापित करें। तो हमारा जो अनुभव हुआ जो टाइगर रीइंट्रोडक्शन का है, वो इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण एक कड़ी है कि जिसके आधार पे हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हम अंतर महाद्वीपी, जो विश्व का भी पहला एग्जाम्पल होगा कि वाइल्ड से वाइल्ड हम ये लाएंगे। इसमें अनेक चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो सोर्स कंट्री का तैयार होना कि वो चीता देंगे, और फिर सही चीतों का सिलेक्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन। हमने इसको लाने के लिए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट किया है जो नॉन स्टॉप नामीबिया से उड़ान भरेगा और फिर भारत की धरती पर आएगा। और इसके साथ आप यकीन नहीं करेंगे, लगभग 20 से 22 एजेंसीज ऐसी हैं जिससे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। न सिर्फ इतना, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं
किसी लाइव एनिमल के ट्रांसफर के, उनको भी पालन करना, जैसे साइटिस है, एनिमल हस्बेंड्री है, रोगों के बारे में है। चैलेंजेस बहुत थी, लेकिन अब सारे चैलेंजेस कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद अब वो दिन आ गया है कि चीता भारत की धरती पर आ जाएगा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चयन के कारण क्या रहे? चीतों को यहाँ विस्थापित करने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? जब हमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली कि अफ्रीकन चीता को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके वैज्ञानिकों ने जो उपयुक्त स्थल थे, लगभग 10 स्थल, उनका सर्वे किया, उसमें प्री असेसमेंट किया, उसके हैबिटेट का असेसमेंट किया, वहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इन सारों की व्यवस्था की, और फिर इसको हमने जो चीता के अफ्रीकन हैबिटेट है उससे कंपेयर किया कि वहाँ की आबोहवा कैसी है और यहाँ की कैसी है। तो जो भी सबसे सिमिलर, जो क्लोजेस्ट पॉसिबल था, ऐसे क्षेत्रों में कूनो प्राथमिकता में आया। कूनो जो नेशनल पार्क है, लगभग 748 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिर्फ एक गांव है वहाँ पे, अदरवाइज ये पूरा एक इनवायलेट स्पेस है, अर्थात वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, कोई गांव नहीं है, और एक बहुत अच्छा ग्रासलैंड है, एक माउंटेन, एक पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, और ग्रासलैंड है। और प्रे यहाँ पे अबंडेंस में है, अर्थात जो चीता का भोजन है, जो शाकाहारी जीव है, उनकी जो संख्या है, ये लगभग 23 से 25 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये यदि हम कंपेयर करें इसको साउथ अफ्रीका या नामीबिया से, तो सबसे उपयुक्त होता है। और न सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, बल्कि जो चीता के एक्सपर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के और नामीबिया के, उनको भी हमने आमंत्रित किया था कि वो भारत आएं और इन क्षेत्रों का भ्रमण करें। और उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि ये जो कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये चीतों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। चीता हमारे देश का एक धरोहर था, लेकिन 70 वर्ष पहले उसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया। उसके पीछे जो कारण थे, जिन्हें उसका शिकार भी माना जाता है, पोचिंग माना जाता है, आपको लगता है कि जो अब स्थिति है, जो अब लॉज हैं, उनको देखते हुए, या जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का जो प्रयास है, वो नहीं होगा, हंटिंग नहीं होगी, और हम आशा कर सकते हैं कि ये सेफ रहेंगे? जी, हमारे देश में ये जब चीते तो 1947 में लास्ट साइट हुए थे, 1952 में हमने उसे विलुप्त घोषित कर दिया था। उस समय कोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कोई अधिनियम नहीं था हमारे देश में। शिकारों पे छूट थी, लोग चीतों को पालतू भी बना के रखते थे और फिर उनका शिकारों में यूज करते थे। तो चीतों का भी शिकार होता था, लोग उसे पेट भी बनाते थे। जो चीते के प्रीबेस हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनका शिकार होता था, उनके हैबिटेट। तो इन सभी कारणों से चीतों का हमारे यहाँ देश से विलुप्त हुआ। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। 1972 में हमारे पास इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, और ये एक्ट काफी स्ट्रिंजेंट है। इसमें सारी तरह के शिकार प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और अब जो कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्र है, यहाँ पे जो स्थानीय अमला है, जो कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन है, इन सब का प्रशिक्षण हमने कराया हुआ है। रेगुलर पेट्रोलिंग होती है, पोचर्स में स्निफर डॉग्स हैं, और एंटी पोचिंग एक्टिविटीज की सारी व्यवस्था है। तो अब उम्मीद है कि शिकार जहां तक है उसकी संभावना बहुत कम रहेगी। और उसमें एक मैसिव अवेयरनेस का कैंपेन चलाया हुआ है, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों या वहाँ के स्थानीय आदिवासी हों। वहाँ पे सहरिया, भील, गुजर, इस तरह के कुछ जो स्थानीय लोग हैं, जो शिकारी जिनकी प्रवृत्ति थी, उनमें भी एक मैसिव अवेयरनेस, एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया है। और न सिर्फ इनमें, बल्कि जितने स्थानीय स्कूल हैं, वहाँ पे विद्यालय हैं, उनमें भी एक मैसिव अवेयरनेस का प्रोग्राम चीता संरक्षण के बारे में जारी किया गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब इसमें कुछ ऐसी संभावना होगी कि इसकी पोचिंग होगी। लेकिन फिर भी पोचिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। तो इस संदर्भ में चीता मित्र का भी जो अभियान शुरू किया गया है, उसके बारे में हम बता सकते हैं? जी, कूनो नेशनल पार्क में लगभग 25 गांव थे, और वहाँ लगभग 24 गांव के लोग उनकी सहमति के द्वारा उन्हें पार्क से बाहर विस्थापित किया गया, यानी उनको रिहेबिलिटेट किया गया। और ये जो लोग हैं, ये इनका पहले जो मुख्य काम था, वो जंगल पे इनकी आजीविका निर्भर करती थी, शिकार पे करती थी और इस तरह की, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अन्य कोई साधन नहीं थे। इनको हमने रिहेबिलिटेट कर दिया है गांव कूनो नेशनल पार्क के बाहर के फ्रिंज एरियाज में, और इनमें से हमने हर एक गांव से चीता मित्र बनाए। उनका हमने प्रशिक्षण दिया है, उनसे रेगुलर वार्तालाप होती रहती है, और चीता मित्र हमारे जो प्रशासन है और कम्युनिटी, उनके बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, और न सिर्फ अवेयरनेस, बल्कि यदि कुछ गलत काम कोई करता है तो उसकी भी सूचना देने का काम वो करेंगे। तो ये इनके माध्यम से काफी इनमें भी उत्साह है और सहयोग इनका हमें चीता कंजर्वेशन के नाम पे मिल रहा है। चीतों के सोर्स के रूप में नामीबिया के चयन के बारे में आप बता सकते हैं? जो वहाँ सब स्पीशीज उपलब्ध है, क्या वो उससे मैच करती है जो भारत में पहले होती थी? और क्या लगता है आपको, ये जो चीते आ रहे हैं, ये नए हैबिटेट में रहने के कब तक आदी हो पाएंगे? जो एशियाटिक चीता पहले भारत में था और अब सिर्फ मात्र ईरान में बचा हुआ है, और ईरान में भी इनकी संख्या 14-15 के बीच में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत जब तक पॉपुलेशन सस्टेनेबल नहीं होती, तब तक वो चीता को बाहर एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी जाती साइटिस के अधिनियम के अनुसार। तो चूंकि ईरान में भी सिर्फ 14-15 ही रह गए एशियाटिक चीता, और वो भी हाईली एंडेंजर्ड है,
और विलुप्त होने के कगार हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ये नहीं था कि हम ईरान से चीता ला सकें। तो जो IUCN की गाइडलाइन है, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन से कहती हैं जो सब स्पीसीज विलुप्त हो चुकी है उससे जो नियरेस्ट दूसरी रिलेटेड स्पीसीज है उसको आप ला सकते हैं। एक बात और यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण है बताना कि सारे चीता जो भी पूरे विश्व में है उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो सदर्न अफ्रीका ही है। तो सारे चीता वहीं से ओरिजिनेट होकर और वो कालांतर में हजारों वर्षों में इधर उधर फैल के सब स्पीसीज के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो अब एशियाटिक चीता से सबसे जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट चीता माना गया वो सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज का माना गया और वो साउथ अफ्रीका और नामीबिया में है। तो हमने इस आधार पर तय किया कि हम इन देशों से चीता हमारे देश में लाएंगे। और ये जो डिफरेंस है सब स्पीसीज का, ये मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे है। फिजिकली यदि आप देखें तो उसमें आप कोई अंतर नहीं कर सकते। तो जानवरों के रिलोकेशन से कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। क्या इन चीतों की जंगल में मूवमेंट पर ट्रैक रखने के लिए कोई तकनीक उपयोग की जाएगी? उनके रहन स्थल में अन्य शिकार करने वाले मांसाहारी जानवरों से क्या चीतों के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है? जी, आपने 3 बातें उठाई। एक तो उनके ट्रांसलोकेशन से क्या खतरा है। तो ये हमेशा चूंकि जंगल में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं, तो इनमें वायरल जो डिसीजेस हैं कई तरह के या पैरासिटिक लोड है, ये सब संभावना रहती है कि जब हम इनका लाइव ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उनके साथ ही कुछ वायरस डिसीज आ जाए, बैक्टीरियल डिसीज आ जाए या पैरासाइट्स आ जाए। लेकिन इस बात के लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण नामीबिया में किया जा चुका है और इसकी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो की जा चुकी है। इन्हें जो पर्याप्त वैक्सीनेशन जो भी आवश्यकता होती है वो वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। तो लाइव ट्रांसफर में डिसीज जहाँ तक फैलने का सवाल है तो वो तो यहाँ पे उसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पे जहाँ पे हम कुनों में ये चीता रिलीज कर रहे हैं तो इसमें को प्रेडेटर्स भी हैं, वहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या भी है। लेकिन यदि आप देखेंगे अफ्रीका या नामीबिया में चीता लायन के साथ और लेपर्ड के साथ ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये बहुत एडॉप्टिव है सर्वाइवल के लिए। कुछ संघर्ष तो होगा, उससे नकारा नहीं जा सकता, लेपर्ड से संघर्ष होगा लेकिन नकारा नहीं जा सकता। लेकिन को एग्जिस्टेंस चूंकि वहाँ भी हो रहा है तो यहाँ भी होने की पूरी संभावना है। अफ्रीका से लाई जा रही चीतों का सर्वाइवल रेट आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ब्रीडिंग द्वारा चीतों की संख्या भारत में किस गति से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? हमने एक डिटेल्ड चीता एक्शन प्लान जो चीता वर्ल्ड के चीता एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से बनाया हुआ है और हम ये मानते हैं कि यदि 50% से अधिक हमें सर्वाइवल मिलता है तो हमारी एक सफलता होगी। तो ये तो जहाँ तक सर्वाइवल की बात है उसकी होगी। लेकिन जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो हमारी तैयारी है, उसके आधार पर जो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीता एक्सपर्ट्स हमारे देश में आए थे उनका कहना था कि यहाँ पे सक्सेस के पूरे बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जो सर्वाइवल रेट है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ब्रीडिंग द्वारा चीतों की संख्या भारत में किस गति से बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है? तो चीता एक फास्ट ब्रीडर एनिमल है। करीब 90 दिन का जेस्टेशन पीरियड होता है। एक बार में 2 से 6 करीब बच्चे होते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, चूंकि हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म और एक लगातार चलने वाला सस्टेन्ड एफर्ट वाला प्रयास होगा। तो अगले 5 से 10 सालों में हम ये देख सकेंगे कि कैसे ये पॉपुलेशन एक वायबल पॉपुलेशन यहाँ पे बन सकती है। प्रथम वर्ष में 20 चीता ला रहे हैं और इसे हम हर साल डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्वाइवल, उनके एडॉप्टेबिलिटी, हम 4 से 10 चीते हर साल पॉपुलेशन को सप्लीमेंट करते रहेंगे जब तक कि पॉपुलेशन एक वायबल पॉपुलेशन जो लगभग 40-41 चीतों की है वो यहाँ पे स्थापित नहीं हो जाती। बाकी नेशनल पार्क्स में भी इनको विस्थापित किया जाएगा। जैसे ही सक्सेसफुल एक वायबल पॉपुलेशन हो जाती है 40-41 चीतों की, तब हम ये देखेंगे कि इसको अन्य क्षेत्रों में कहाँ भी इसको स्थापित किया जा सकता है। लगभग 10 क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी रडार में है, जो हमारी निगाह में है, जहाँ पे चीतों को स्थापित किया जा सकता है। तो हम साथ ही साथ 4-5 साल इसकी सफलता को देखने के बाद हम पैरेलल प्रयास शुरू कर देंगे कि इन्हें अन्य क्षेत्रों में भी बसाया जाए। डॉक्टर यादव, पूरा देश प्रोजेक्ट चीता को लेकर रोमांचित है। इस जटिल अभियान के 3 प्रमुख चरण है। पहला, अफ्रीका के जंगलों में इन्हें पकड़ना और तैयार करना। दूसरा, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक की हजारों मील लंबी यात्रा करना और तीसरा, भारत पहुंचने के बाद उन्हें यहाँ के जंगलों में छोड़ना। क्या आप इन 3 चरणों से जुड़े कुछ अहम और रोचक पहलुओं के बारे में हमें बता सकते हैं? जहाँ तक चीतों के चयन का बात है तो नामीबिया में 8 चीते चयन किए गए हैं और इनमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल चीते हैं और इनको हम एक चार्टर्ड कार्गो से ला रहे हैं। आप ये और चार्टर्ड कार्गो जो एयरक्राफ्ट है एक बोइंग एयरक्राफ्ट है और ये हमने एयरक्राफ्ट कार्गो और चार्टर्ड बोइंग इसलिए लिया ताकि चीतों को जो लंबी यात्रा कर रहे हैं इसमें इनकी लगातार निगरानी, इनका अनुश्रवण किया जा सके। तो हम चीतों के साथ इनके देखभाल के लिए वेट डॉक्टर्स आ रहे हैं, बायोलॉजिस्ट आ रहे हैं और इंडिया मिशन के वहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, कस्टम के ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से चीतों को बड़े हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के इतनी लंबी दूरी जो उन्हें तय करनी है वो उनकी दूरी तय हो सके। चीता के पुनर्आगमन से क्या पर्यटन क्षेत्र भी उत्साहित होगा?
और देश में वाइल्ड लाइफ के प्रति पर्यटनों में रुचि बढ़ेगी? चीता के आने से, जैसे मैं जो देख पा रहा हूँ, जनमानस में, स्टूडेंट्स में, मीडिया में बहुत अधिक उत्साह है। ये जो क्षेत्र है कुनो नेशनल पार्क का, एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेस में है। तो मुझे ये लगता है कि चीता के लाने से यहाँ पे एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी वहाँ की ट्रांसफॉर्म होगी, और जो पर्यटन की अपार संभावना है, क्योंकि हर कोई देश में चीता देखना चाहेगा और इससे काफी रोजगार वहाँ पे पैदा होने की उम्मीद है। अभी वहाँ पे होटल से रिसोर्ट्स नहीं है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको होम स्टेज के माध्यम से इससे जोड़ा जाएगा। तो एक अपार संभावनाएं पर्यटन की यहाँ पे नजर आती हैं, और होल जो उस क्षेत्र की इकोनॉमी है, मैं समझता हूँ कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या ये भारत सरकार के लिए गर्व की बात है कि हमने इस विशिष्ट और कठिन वैश्विक संरक्षण अभियान की जिम्मेदारी उठाई? हमारी प्राकृतिक धरोहर चीता का 70 साल बाद वापस भारत आना क्या समूचे देश के लिए आप कहेंगे कि एक भावनात्मक और भावुक घड़ी है? जी देखिए, पूरे विश्व में चीता की जो पॉपुलेशन है लगभग 7,000 है, और ये हाईली एंडेंजर्ड है। अब सिर्फ करीब 17 देशों में चीता है, और लगभग 19 से 20 देशों में ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है। तो एक प्रजाति हाईली एंडेंजर्ड है। वी आर द लार्जेस्ट टाइगर रिच कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पास 70% से अधिक टाइगर है। हमारे पास ओनली एशियाटिक लायन जो है वो हमारे गुजरात गिर के जंगलों में है। वी आर द लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास कई एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि टाइगर इंट्रोडक्शन करके जो उसकी संख्या है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसको पुनर्स्थापित करने का भी हमारे पास विश्व में पहला सफलता वाला अनुभव है। तो इस प्रकार चीता ही एकमात्र ऐसा जानवर था जो हमारे देश से विलुप्त हुआ था। तो इसे पुनर्स्थापित करना बेसिकली एक पूरे विश्व को ये संदेश देगा कि जो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको बनाने के लिए यदि कोई स्पीसीज को बाहर से लाकर भी यदि स्थापित किया जाता है, ये संभव है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश ये पूरे विश्व को जाएगा, और इंडिया की जो पोजीशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ग्लोबल लीडरशिप की, वो स्थापित होती है। और आपको लगता है कि यदि ये प्रयोग सफल हो जाता है तो अन्य वन्य प्रजातियों के इंट्रोडक्शन और इंटरनेशनल ट्रांसफर का भी अधिक स्कोप दिखाई देता है? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है उसमें एक चीता एपेक्स प्रेडेटर होगा, अम्ब्रेला स्पीसीज होगा, करिस्मेटिक स्पीसीज होगा। जब हम चीता का संरक्षण करेंगे तो न सिर्फ हैबिटेट बट जो दूसरी जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जैसे कराकल है, चौसिंघा है, इन सब का भी संरक्षण होगा। और एक अम्ब्रेला स्पीसीज होने के कारण ये जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन है, उस क्षेत्र के अन्य जो जानवर हैं उनके भी संरक्षण में से बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। डॉक्टर यादव, आप हमें ये बता सकते हैं कि चीता में क्या ऐसी विशिष्टताएं हैं जो इस पूरे अभियान को इतना इसमें रुचि उत्पन्न कर रही हैं, और कैसे आप इसको जब विस्थापित करेंगे भारतीय जंगलों में तो किन किन बातों, किन किन पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा? चीता विश्व में सबसे तेज भागने वाला मैमल है, जंगली जानवर है, और इसकी जो औसत गति होती है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और ये सिर्फ 7 से 10 सेकंड में ये गति को प्राप्त कर लेता है। तो एक फर्राटे भरने वाला एक जंगली जानवर है ये चीता। जब हम पहले लाएंगे हमारे देश में कुनो नेशनल पार्क में, तो इसको पहले 30 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, और क्वारंटाइन एक एनक्लोजर होता है, उसमें प्रधानमंत्री जी इसको रिलीज करेंगे, और इसमें 30 दिन होगा, 30 दिन उसे रखा जाएगा। क्वारंटाइन में हम बड़ी बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके जो नॉर्मल खान पान की प्रक्रिया है वो चल रही है कि नहीं रही, कोई रोग के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो हम 30 दिन तक निगरानी करने के बाद और जरूरत हुई तो चिकित्सीय सपोर्ट देने के बाद, जब ये पूरी तरह हम आश्वस्त हो जाएंगे कि स्वस्थ है और रिलीज करने लायक है, तो हम इसको बड़े एनक्लोजर में रखेंगे। वहां पे हमने 6 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा एक एनक्लोजर बना के रखा है। उसमें 9 कंपार्टमेंट है, लगभग 0.5 से लेके 1 स्क्वायर किलोमीटर का हर एक कंपार्टमेंट है। जब हम क्वारंटाइन में रखेंगे तो हमें आर्टिफिशियली फिट करना पड़ेगा, लेकिन जब हम 30 दिन के बाद इसको बड़े एनक्लोजर में छोड़ेंगे तो वहाँ पे लाइव हर्बीवोर्स भी हैं, उसमें स्पॉटेड डियर्स हैं, बोर्स हैं, जंगली सुअर है, चौसिंघा और ब्लू बुल्स और मोर, खरगोश, इस तरह के जानवर हैं इसमें। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रख के फिर हम उसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे कि ये हंटिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हंटिंग कर रहा है तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है चीते को। उसके जो फीडिंग है, क्योंकि जो प्रे स्पीसीज नामीबिया में है, साउथ अफ्रीका में, देयर डिफरेंट, यहाँ पे जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है। तो वो जो भारतीय परिस्थितियों में कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को, कैसे उसका सोशल बिहेवियर हो रहा है, ये सब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि ये पूरी तरह चीता अपने आप को भारतीय आबोहवा में अडॉप्ट कर चुका है, उसके अनुसार ढल गया है, तब हम इसे खुले जंगलों में छोड़ेंगे। और जंगलों में छोड़ने के पहले भी इनमें रेडियो कॉलर लगाओ, अर्थात इस रेडियो कॉलर के माध्यम से, सैटेलाइट के सिग्नल के माध्यम से इसका हम 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग होगी।
हर एक चीता के पीछे एक मॉनिटरिंग टीम होगी, ताकि कुछ भी उसके मूवमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, किस क्षेत्र में जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, क्योंकि संभावना है कि शुरू में क्षेत्र का ये काफी दूर दूर तक जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी टेरिटरी स्थापित करते हैं। तो पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, स्टाफ की वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और हर एक चीते का 24/7 बेसिस पे मॉनिटरिंग होगा। और इस तरीके से जो मॉनिटरिंग की, प्रोटेक्शन की बड़ी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की गई। क्या लगता है आपको, टूरिस्ट कितने समय के बाद इन चीताओं को देखने का आनंद ले पाएंगे? आज की डेट में तो ये बता नहीं सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन जैसे ही ये वाइल्ड में हमें ऐसा लगेगा कि ये स्थापित हो गए हैं और इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है और ये पूरी तरह ढल चुके हैं, तब हम ये टूरिज्म के लिए इसको खोलेंगे। इसमें कम से कम 2 महीने या 2 महीने से कुछ अधिक का समय लगेगा। और एक और विषय, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम इसकी बात करें तो मनुष्य के लिए कितना खतरा है चीते से? क्या चीता एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य को अटैक करता है? जहां तक चीते की बात है, ये ऐसा कार्निवोर है कि इससे आज तक पूरे विश्व में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पे इसने किसी मनुष्य प्राणी की हत्या की हो या उसके कॉन्फ्लिक्ट में उसकी मृत्यु हुई हो। लेकिन जहां तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, वो पॉसिबल है। ये छोटे जैसे बकरी, भेड़, गाय बैल के बच्चे, काफ जो हैं, इनका शिकार कर सकता है। तो इसकी भी हमने पुख्ता व्यवस्था कर रखी है। हमने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया हुआ है। इसकी जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, कंपनसेशन पेमेंट है, उसकी भी प्रोजेक्ट में पूरी व्यवस्था है। यदि कहीं ऐसी घटना होती है तो चीता मित्र के माध्यम से जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि इस तरह कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन देने की पूरी व्यवस्था भी की गई। Dr. Yadav, for the benefit of our listeners, can you please sum up the key aspects of the historic ambitious global conservation initiative, the Project Cheetah? India has lost all its cheetah about 75 years back when 3 cheetahs were shot in Korea district by the then Maharaja of Korea. And after that, cheetah was not visible in the wild. And in the first meeting of Indian Board of Wildlife in 1952, cheetah was declared as extinct by the government of India. And since then, efforts were continuously made. There was a thinking to bring back the cheetah, but now the day has come that we are bringing cheetah back from Africa. This result is not so easy to get because there were hurdles in the form of petition in the Supreme Court, and Supreme Court stayed bringing African cheetah to India. But with the request, the affidavit filed by the National Tiger Conservation Authority, finally when Supreme Court gave permission to bring African cheetah, now we started on working on this project, and finally this cheetah action plan was prepared. It was released by the Honorable Minister of Environment and Forest, Government of India. And as per this plan, 20 cheetahs will be brought from South Africa and Namibia in the first year. Then it will be followed by cheetah reintroductions from these countries for the next 5 to 10 years. It's a long-term project. For bringing cheetah, this will be a soft release at Kuno National Park, and Kuno National Park has been selected for cheetah release by the experts in cheetah, from the scientists of Wildlife Institute of India, from the people who are working for cheetah conservation in Namibia and South Africa. They have number of times they have visited these places and they have certified that this site is definitely suitable for cheetah introduction. The question comes, why we are bringing African cheetah? The Asiatic cheetah, which was in India, which is extinct now, is found only in Iran, and that too the population is too low, about 14 to 15 cheetahs, that too highly inbred. As per the CITES regulations or international norms or IUCN guidelines, we cannot bring, Iran cannot donate cheetah to India. So the next option was identifying the closest species to bring in India. The closest, genetically we found that African and Southern African cheetahs are the closest. So based on this, the result was presented before the Supreme Court Monitoring Committee, and they agreed that we should bring African cheetah from African countries. And this was also approved by the Honorable Supreme Court, that they allowed introduction of African cheetah into India. And after that, a lot of effort has gone. The site, habitat improvement works, grassland management, weed removal, improving the protection regime, patrollings, all things continuously they were happening. That area has improved a lot. We have surveyed number of times. The prey density is very high. Now the spotted deer population is around 23 to 24 spotted deer per square kilometer. The density is quite high. And as per the experts, this can sustain the Kuno National Park with a 748 square kilometer of area. It can easily sustain a population of 20 to 21 cheetah. And if we manage this entire cheetah population on a landscape basis, then the landscape area is around 5 to 6,000 square kilometer. It can sustain a viable meta population of cheetah in this area, that is around 41
cheetah in this area. Once this whole experiment or pilot project is successful, then we will think of introducing cheetah in other areas. There are a number of sites already, they have been evaluated by the Wildlife Institute of India, and we'll think about relocating cheetah in those areas also. But this project is a long-term project. It will require sustained efforts for the next 5 to 10 years. Then only we'll be able to see and study that how cheetahs are adopting or how their conservation is going on in the country. And this will set the tone of wildlife conservation not only in our country but other countries. We have been very successful in tiger conservation. We are the global leaders in tiger conservation. We have more than 70% tiger population in our country, and that experience is helping us in cheetah reintroduction or cheetah conservation. That has given us the successful reintroduction of tigers in Sariska and Panna tiger reserve. That has given us confidence that we will be successful in reintroduction of cheetah as well. I think it's a kind of positioning India at a global leadership position as far as the wildlife conservation is concerned. Thank you. सरकार की इस ऐतिहासिक पहल के लिए शुभकामनाओं और इस आशा के साथ कि 70 साल बाद एक बार फिर चीता हमारे वन्य इकोसिस्टम का अभिन्न अंग बन जाएगा, हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। डॉक्टर यादव, आप ऑल इंडिया रेडियो आए और हमारे श्रोताओं को प्रोजेक्ट चीता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत और रोचक जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में चीतों को दोबारा लाने पर चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर एसपी यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।